अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी भाई। आज अगेन एक डिमांडिंग फ़ोन को रिव्यू करने वाला हूँ। और डिमांडिंग फ़ोन की डिमांड क्यों बनती है? पैसों के हिसाब से अच्छे फीचर ऑफ़र करता है। और ये जो फ़ोन्स हैं ये अपनी स्पेसिफिकेशन की बेस पे बिक रहे होते हैं। और ऑब्वियसली ये एक इम्पोर्टेड वाला किट फ़ोन है, वीवो X90s। पाकिस्तान में वीवो इसको ऑफिशियली लॉन्च नहीं करता, क्योंकि जिस प्राइस कैटेगरी में ये ऑफिशियल PTA अप्रूव मिल जाता है आपको, उस कैटेगरी में वीवो अपनी वाई सीरीज़ की लाशें बेच रहा है। तो हालात बड़े अजीबोगरीब से चल रहे हैं बॉक्स पैक की। और यही रीज़न है कि अब जो बंदा 70-75-80 हज़ार रुपया खर्च रहा है, उसको चाहिए अच्छी परफॉर्मेंस भी, अच्छे कैमरास भी। वो उनको फिर वो नहीं मिलते वाई सीरीज़ के अंदर, वो इसलिए फिर इस तरह की डिवाइसेस की तरफ जाते हैं लोग। अब ये जो फ़ोन है ये 70-75 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर आपको नॉन PTA मिल जाता है। डिपेंड करता है किस कंडीशन में ले रहे हो, क्योंकि ये जो फ़ोन है ये बाहर से आता है रीफर्ब में। अब रीफर्ब फ़ोन लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर रीफर्ब अच्छी क्वालिटी में हुआ हो फिर आप उसकी तरफ देख सकते हो। एक होता है लो क्वालिटी रीफर्ब, अब उसमें बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। डिस्प्ले चेंज है, नॉन ओरिजिनल है, बैटरी नॉन ओरिजिनल है, पता नहीं किस तरह उन्होंने मतलब पार्ट्स उसके लगाए हैं। और आपका बाइंग सोर्स क्या है, वो अगर रिलायबल है, वो आपको अच्छी चीज़ दे रहा है या अच्छी चीज़ नहीं दे रहा, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसके। तो लो क्वालिटी रीफर्ब की तरफ तो आपने जाना ही नहीं है। तो इसलिए मैं आपको कहता होता हूँ कि इस तरह के जो फ़ोन्स बाय करने हैं, जब आपने लेने हैं तो आपका सोर्स रिलायबल होना चाहिए जो आपको अच्छी चीज़ प्रोवाइड करे। अब ये जो फ़ोन है 75 हज़ार रुपये इसका ऑफिशियल PTA CNIC पे ड्यूटी है, जो आप पे करके इसको ड्यूल सिम ऑफिशियल PTA करवा सकते हो। कोई पैच कोई CPID वाला रोला है ही नहीं इसके अंदर। ओवरऑल अगर आप फ़ोन की लुक देखते हो ना, तो ये मेरे पास लेदर एडिशन वाला फ़ोन है, मैरून कलर के अंदर ही आता है, रेडिश भी कह सकते हो। हैंड फील इसकी अच्छी है, ग्रिप बैक साइड के ऊपर ना मतलब एक लेदर अच्छी वाली फील देता है। और इसमें एक दो कलर और भी आते हैं, एक ब्लैक है, एक वाइट है, एक ब्लू है। वो मेरे ख्याल से ग्लास बैक के साथ आते हैं, ये लेदर फिनिश के ऊपर आता है। तो हैंड फील फ़ोन की बहुत अच्छी है। बाकी इस फ़ोन में ऑडियो जैक जो है ना 3.5 mm वाला, वो आपको नहीं मिलता। और ऊपर वाली साइड पे IR ब्लास्टर का भी ऑप्शन मिल जाता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, जिसकी स्पीड और एक्यूरेसी काफ़ी बेहतरीन है। उसके अलावा जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है ये आप यूज़ कर सकते हो, परमानेंट वाला 24 घंटे वाला। और जो तीन मेन चीज़ें होती हैं ना, एक यूज़र डिमांड कर रहा होता है फ़ोन से कि भाई मुझे अच्छी परफॉर्मेंस मिले, मेरे डे टू डे टास्क अच्छे से हैंडल करे फ़ोन कहीं पे अटके ना, मैं गेम करूँ तो गेमिंग अच्छी करवाए। तो ये क्वालिटी इस फ़ोन के अंदर है, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है स्ट्रॉन्ग है। इसमें MediaTek Dimensity 9200 प्लस वाला चिपसेट है। Antutu पे बड़े तगड़े स्कोर दिखाता है, 1.6 मिलियन के आसपास के ये स्कोर हिट कर लेता है। और जो गेमिंग वाली साइड पे अगर आप लेते हो इसको, तो गेमिंग अच्छी करवाता है। PUBG के ऊपर ये 120 FPS का स्कोर दिखाता है, मैंने इस पर गेम प्ले खेल के देखे हैं। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। जो टच है, जो ओवरऑल मतलब क्वालिटी है, बुलेट कनेक्टिविटी, जो टच रिस्पॉन्स है फ़ोन का, जो परफॉर्मेंस है, FPS हैं, वो मतलब सारा बेहतरीन रहता है। गेम प्ले एक अच्छा निकाल के देता है। कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेली है, वहाँ पे भी जो ग्राफिक्स हैं, आप अल्ट्रा ग्राफिक्स में मैंने खेली है विद मीडियम, और बेहतरीन चल रहा है वहाँ पे भी, अच्छे गेम प्ले कॉल ऑफ ड्यूटी पे भी। इन शॉर्ट ये है, गेमिंग वाली साइड से अच्छा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसको हैवी यूज़ करोगे ना, और किसी ऐसे नॉर्मल पंखे के नीचे आप बैठे हुए हो, हैवी गेमिंग कर रहे हो, ये फ़ोन गर्म हो जाता है। और कोई भी आपका हैवी टास्क गेमिंग के अलावा भी चल रहा है, उसमें भी ये फ़ोन गर्म हो जाता है, और ये नॉर्मल से थोड़ा ऊपर ही गर्म हो जाता है। अगर आप विदाउट केस इसको यूज़ करोगे तो फिर ये मेटल फ्रेम है, आपको थोड़ी हीटिंग ज़्यादा फील होगी। लेकिन अगर आप कोई अच्छा सा केस यूज़ कर लेते हो तो जो हीट थोड़ा सा ना, उसका इफेक्ट थोड़ा हैंड के ऊपर ना, हाथों के ऊपर कम होता है। अगर आपने हैवी टास्क करने हैं या गेमिंग करनी है तो कूलर आपको यूज़ करना पड़ेगा इस फ़ोन के साथ, इसकी हीटिंग को मैनेज करने के लिए। अदरवाइज़ थोड़ा सा हीटिंग प्रॉब्लम करती है। और वैसे भी आजकल गर्मी है, फ़ोन तो साइड पे पड़ा पड़ा गर्म हो जाता है, तो यूज़ करे तो थोड़ा बहुत यूज़ के बाद ही फ़ोन ओवर हीट करने लगता है। तो वेदर की कंडीशन भी बड़ा इफेक्ट करती है। रैम स्टोरेज भी ठीक है, मेरे पास ये 8 GB रैम वाला वेरिएंट है। LPDDR5X वाली रैम है, मल्टीटास्किंग बेहतरीन हैंडल कर लेती है। जो स्टोरेज है ये UFS 4.0 वाली स्टोरेज है, 256 GB वाला वेरिएंट है मेरे पास। और स्टोरेज को आप एक्सपैंड नहीं कर सकते, मतलब इसके अंदर माइक्रो SD कार्ड वगैरह वो नहीं लगता। परफॉर्मेंस वाली साइड पे सॉलिड है, वहाँ पे इश्यूज़ नहीं है, गेमिंग भी आपकी तगड़ी करवा देता है। और दूसरा जो मेन चीज़ है ना, वो है यूज़र मांगता है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करना है। इवन आप LEDs नहीं देखते, आप ज़्यादातर कंटेंट, ज़्यादा इंटरेक्शन अपने फ़ोन से होता है एक बंदे का, यूज़र का। तो इसका जो डिस्प्ले क्वालिटी है 1.5 के रेजोल्यूशन वाला, यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज पे चलता है, चलने में भी स्मूथ है, कलर्स भी अच्छे दिखाता है। मीडिया कंज्यूम करना है, यूट्यूब के ऊपर आप 4 के रेजोल्यूशन में HDR प्लेबैक आप ले सकते हो अच्छी क्वालिटी में। और जो जहाँ तक नेटफ्लिक्स है, OTT प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे वाइड वन L1 है, फुल HD के अंदर आप इसका कंटेंट कंजम्पशन ले सकते हो। लेकिन HDR का सपोर्ट OTT प्लेटफॉर्म की किसी ऐप के अंदर ये आपको नहीं प्रोवाइड करेगा। लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस ओवरऑल।
स्पीकर क्वालिटी ड्यूल है और इसमें वो एक ऊपर वाला जो स्पीकर होता है ना रेलू कट्टा टाइप का, वो नहीं है, मतलब एक डेडिकेटेड स्पीकर है। ओवरऑल जो स्टीरियो सेटअप का साउंड क्वालिटी है वो अच्छी है इसकी। अब तीसरी जो चीज़ आती है ना वो इसके कैमराज आते हैं। अब देखें बैक साइड पे ये गोला सा नज़र आ रहा है आपको, 3 का इसके अंदर कैमरा है, मेन है 50 मेगापिक्सल का और एक 12 मेगापिक्सल है कि इसके अंदर टेलीफोटो सेंसर है, दूसरा इसके अंदर एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है। मैंने डे टाइम के ऊपर फोटोग्राफी इसकी ट्राई की है, जायज़ के साथ कोलैबोरेशन में इसके कैमराज ट्यून्ड है, तो अच्छी डे टाइम के ऊपर जो फोटोग्राफी है ना वो मुझे मिली है। और बिकॉज ये चाइनीज़ वेरियंट है, सम टाइम मुझे फील हुआ कि यार जो स्किन का टेक्सचर है ना थोड़ा सा आपको चिट्टी चमड़ी वाला नहीं जिस तरह होता है चाइनीज़ का, तो उस तरह का हल्का सा मुझे इफेक्ट फील हुआ है। लेकिन फ़ोटोज़ के अंदर डिटेलिंग अच्छी है और 2x पे भी पोर्ट्रेट अच्छे लेता है ये, और जूमिंग जो इसकी है फ़ोटोज़ के अंदर वो तकरीबन 20x तक करता है, अच्छी जूमिंग कर लेता है। और जो वीडियोज़ के अंदर जूमिंग है वो 10x तक करता है। और उसके अलावा जो इसके हैं क्या कहते हैं अल्ट्रा वाइड फ़ोटोज़ हैं वो भी काइंड ऑफ डिसेंट हैं, और जो टेलीफोटो के साथ फ़ोटोज़ हैं वो भी मतलब डिसेंट है। कैमराज इसके फ़ोटोग्राफी वाइज मैं बैक साइड से डिसेंट रेट करता हूँ। फ्रंट्स जो सेल्फी है 32 मेगापिक्सल के, 32 मेगापिक्सल सेल्फी ये है कि काइंड ऑफ डिसेंट इसको मैं रेट कर सकता हूँ। मतलब फॉर द प्राइस सेगमेंट अगर आप देखो ना इस रेंज में गूगल पिक्सल मिल जाएगा तो अच्छी फोटोग्राफी आपको, कैमराज अच्छे मिल जाते हैं उसके अंदर। लेकिन ये जो वीवो है इसके अंदर जो कैमराज हैं फ्रंट साइड से डिसेंट सेल्फी वगैरह क्लिक कर लेता है। वीडियोग्राफी जो है बैक साइड से 4K 60 fps की वीडियो देता है ये। बाय डिफ़ॉल्ट इसका स्टेबल मोड ऑन नहीं रहता इसके अंदर, और आप उसको EIS को ऑन करते हो थोड़ा क्रॉप सेंसर कर देता है, मतलब OIS जो है ना इसका EIS कॉम्बिनेशन के साथ चलता है, लेकिन ओवरऑल स्टेबिलिटी कर देता है, काफ़ी हद तक यूजेबल वीडियोस ये निकाल देता है। फ्रंट साइड पे ये 1080p 60 fps तक जाता है ओनली, और वहाँ पे भी आप जो वो EIS का मोड है वो ऑन करोगे, थोड़ा क्रॉप सेंसर यूज़ करता है, गुजारे वाली बेहतरीन वीडियो वहाँ से भी निकल सकती है। तो इन शॉर्ट अगर मैं कैमरा को रेट करूँ ना तो मैं इसको एक प्रॉपर कैमरा फ़ोन रेट नहीं करूँगा, लेकिन हाँ कैमराज इसके डिसेंट वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब जहाँ पे आ गई हैं 2-3 चीज़ें सॉफ्टवेयर वाली साइड से, बिकॉज ये चाइनीज़ रोम के अंदर आता है फ़ोन और इसके अंदर एंड्रॉयड 13 विद ओरिजिन OS 3 था जब ये लॉन्च हुआ था फ़ोन बैक इन 2023। अब ये जो फ़ोन मेरे पास है इसके अंदर जब मेरे पास आया तो एंड्रॉयड 13 पे ही था, क्योंकि पाकिस्तान में यूज़ नहीं हुआ था इसको। एंड्रॉयड 14 ओरिजिन OS 4, फिर एंड्रॉयड 15 ओरिजिन OS 5 और फाइनली इसको एंड्रॉयड वर्जन 16 और ओरिजिन OS 6 के ऊपर मैंने खुद अपडेट किया। और आगे इसको अपडेट मुझे नहीं लगता आएगी, क्योंकि ये 3 मेजर अपडेट ही आती हैं इस सीरीज़ को, तो 3 अपडेट्स ये अपनी कंप्लीट कर चुका है। अभी ये एंड्रॉयड 16 के ऊपर रन हो रहा है जो इस टाइम पे लेटेस्ट OS है, ठीक है। 17 अभी आगे जाके आएगा, बाद में देखेंगे उसको। और यूज़र के माइंड में कंसर्न होती है यार ये चाइनीज़ रोम के अंदर गूगल प्ले सर्विसेज चलेंगी, तो बिल्कुल बहुत ईजी है इसके अंदर चलाना। गूगल प्ले सर्विसेज बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती, लेकिन आप इसको जैसे ही इंटरनेट से कनेक्ट करोगे एक ऐप आती है वी ऐप स्टोर के नाम से, उसको क्लिक करोगे, प्ले स्टोर को सर्च करना, वहाँ पे प्ले स्टोर आ जाएगा, इंस्टॉल कर लेना, गूगल प्ले सर्विसेज हो गई आपकी। फिर प्ले स्टोर की ID लगाओ, वहाँ से क्रोम को डाउनलोड करो, वहाँ से आप Gboard को डाउनलोड कर सकते हो। कीबोर्ड जो है ना वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है, Gboard या कोई भी आप यहाँ पे यूज़ करते हो। बाकी ब्लॉटवेयर काफ़ी है, चीनी मिनी ऐप्स बहुत हैं, उनको ज़रा ठिकाने लगाना पड़ता है, थोड़ा सा थोड़ी सफाई करनी पड़ती है, अपने हिसाब से सेट करना पड़ता है, थोड़ी सी ये मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है। बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ करते हुए गूगल प्ले सर्विसेज इस तरह बेहतरीन चलती है, कोई ऐसा फ्लॉ नहीं है जो मैंने नोटिस किया और मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँ आपको। सबसे जो मेन चीज़ है बैंकिंग ऐप्स, देखिए बैंकिंग ऐप इसके अंदर मेरी इस टाइम पे चल रही हैं, और जैज़ कैश भी चल रहा है, इजी पैसा भी चल रहा है, सारी जो ऐप्स हैं इसके अंदर चल जाती हैं। जो स्कैनिंग है बायोमेट्रिक की, वहाँ पे ये स्टेप्स इजीली कंप्लीट करता है, कोई भी इश्यूज़ वहाँ पे इसको नहीं है। और सोशल मीडिया ऐप के नोटिफिकेशंस को लेके काफ़ी लोग थे कंसर्निंग के यार वो क्या सिनेरियो दे। मेरा व्हाट्सएप चल रहा है, जो मेरा मेन व्हाट्सएप है, मैं इसी फ़ोन के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, नोटिफिकेशन आ जा रहे हैं, कोई मसले वाला यहाँ पे सीन नहीं है। तो जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, नोटिफिकेशन का भी इशू मुझे इस फ़ोन में नज़र नहीं आया। बाकी देखें कनेक्टिविटी साइड पे इस फ़ोन के अंदर आपको 4G+ का भी सपोर्ट मिल जाता है, NFC का भी सपोर्ट है, जो NFC पेमेंट्स हैं उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो इस फ़ोन को। VoLTE भी मिल जाता है, वाईफाई कॉलिंग का भी सपोर्ट इसके अंदर मिल जाता है आपको। और जो मेन चीज़ है ना, जो इसका डायलर है ना, वो है वीवो का अपना डायलर है, और इसमें वो चुपके वाली जो कॉलर रिकॉर्डिंग है ना उसकी ऑप्शन भी आपको मिल जाती है। ज़्यादातर यूज़र इस चीज़ की डिमांड कर रहे होते हैं। बाकी ये 5G इनेबल्ड फ़ोन है, लेकिन मेरे एरिया में क्योंकि 5G अभी अवेलेबल नहीं हुआ, तो कोई टेस्टिंग करूँगा तो फिर ही मैं उसके बारे कंफर्म कर पाऊँगा कि 5G चलना है कि नहीं चलना। और बहरहाल अभी के लिए 5G इनेबल है, लेकिन 5G मेरे पास नहीं था टेस्टिंग के लिए। देखें परफॉर्मेंस के साथ जो कॉम्बिनेशन ज़्यादा ज़रूरी है ना वो होता है बैटरी का। बैटरी इस फ़ोन में आती है 4800 mAh की। हाँ नंबर ज़रूर कम है आजकल के हिसाब से, जहाँ पे 6500 mAh 1000 mAh के फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बैटरी अच्छी है, परफॉर्मेंस पे कंप्रोमाइज़ है। यहाँ पे परफॉर्मेंस वाली साइड भी पूरी है,
बैटरी पे ये है कि कोई नॉर्मल मॉडरेट यूज़ है, कोई 5-6 घंटे का आपको स्क्रीन ऑन टाइम ये फ़ोन प्रोवाइड करेगा। और अगर थोड़ा हैवी यूज़ है तो फिर टाइम थोड़ा सा कम भी हो सकता है। और गेम के दौरान मैंने नोटिस किया थोड़ी सी बैटरी इसकी ना जल्दी जाती है, तो मेरे पास अच्छी बैटरी हेल्थ वाला फ़ोन है ये। तो ओवरऑल ये है कि 1 घंटे में कोई 20-25% इसकी बैटरी निकल जाती है। अगर आप एक्सट्रीम बैठ के गेमिंग करो, ऊपर से मौसम भी गर्म है, पंखा भी आपने स्लो किया हुआ है और फ़ोन इस टाइम पे कोयले की तरह तप रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी देख लेना, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बाकी इसके अंदर जो एडवांटेज है वो 120 वाट फास्ट चार्जिंग का एडवांटेज है और वो आपको मिलती है। और ये बड़ा दस्ती चार्ज कर देता है फ़ोन को, मतलब कोई 35-40 मिनट में या 50 मिनट में। मैंने खुद नहीं चार्ज करके देखा, लेकिन मैंने डिफरेंट इंटरवल्स में इसको चार्जिंग लगाया और काफ़ी स्पीड से खींचता है। इसका चार्जर अलग से लेना पड़ता है मार्केट में, जो मैंने 4-5 या 5,500 रुपये की राउंड अबाउट आपको अच्छी क्वालिटी वाला चार्जर मिल जाता है। तो देखें, ऑल इन ऑल अगर आप देखते हो परफॉर्मेंस अच्छी है, कैमराज डिसेंट वाली कैटेगरी में रखा जा सकता है इसको, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। हाँ, बैटरी पे mAh नंबर थोड़ा कम है, चार्जिंग थोड़ा एडवांटेज दे देती है, ये चीज़ है। हैंड फील अच्छी है, फ़ोन की लुक अच्छी है, ऑफिशियली PTA अप्रूव या ड्यूल सिम हो जाता है फ़ोन। तो ये एडवांटेजेस हैं इस फ़ोन के। और जो मेन डिसएडवांटेज है वो यही है कि ये फ़ोन मार्केट में बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी रिफर्ब चल रहा होता है और प्राइसेस भी कम है, और लोग जो है ना वो लो प्राइस के ट्रैप के अंदर आ जाते हैं। वो कहते हैं यार यदि प्राइस सस्ती है यदि को ले लो, बाद में पता चलता है जी कैमरा में डस्ट भी आ रही है और भी बड़े मसले मसाइल हैं लो क्वालिटी रिफर्ब के। तो फ़ोन ये है कि अगर आप इसको लेना चाहो ना तो मेरी कंडीशनल रिकमेंडेशन है, क्योंकि ये मार्केट में बहुत ज़्यादा रिफर्ब है, लो क्वालिटी रिफर्ब लोग उठा लेते हैं। दुकानदारों को पता है ना कि सस्ता ज़्यादा बिकता है, और अगर थोड़ा महंगा उन्होंने पिक एंड चूज़ पे उठा लिया अच्छी क्वालिटी वाला तो वो बिकेगा नहीं। तो इसलिए अगर आप किसी रिलायबल सोर्स से बाय कर रहे हो, वो आपको अच्छी चीज़ दे सकता है, इसमें क्वालिटी वाली चीज़ दे सकता है, तो फिर आप इस फ़ोन की तरफ जाओ। लेकिन अगर आप एक ऐसे बायर हो कि बस आपने मार्केट में रैंडमली जाना है, आपको इतना चेक भी नहीं करना आता और आपने किसी दुकान से जाके बाय करना है, तो फिर आप इस मॉडल को अवॉइड करो, क्योंकि फिर आपको चूना लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर आपके पास जो अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, आप 17,000 रुपये के नीचे नीचे आप पिक्सल 7 देख सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा ऊपर जाओ को 85-86 की रेंज के अंदर आप Realme GT6 की तरफ चले जाओ, क्योंकि वो जो फ़ोन है पर्टिकुलर वो आता है पन्नी पैक में, जिसको पेपर किट कहते हैं ना, वो आता है। वो रीफर्ब में नहीं इतना आ रहा होता, अच्छी क्वालिटी में आ रहा होता है। तो आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगर चैम्पियन बंदे हो फिर ले सकते हो मार्केट से चेक करके, या आपका बाइंग सोर्स रिलायबल है फिर ये फ़ोन रिकमेंडेड है। अगर नए बायर हो, किसी रैंडम जाके जगह से बाय करना है, तो फिर इस फ़ोन को आप मत बाय करना। आई होप कि चीज़ें क्लियर होंगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।